Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forward Studies. My name is शानु अलावत और आज की वीडियो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 जो हमारे सिलेबस का है उसमें यूनिट 2 है और उसी का ये फर्स्ट टॉपिक आता है आपके लिए। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो वो हमारा किसके अंडर आता है? नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंडर आता है। बात करें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की तो आपको सबसे पहले जो नाम याद आएगा वो आएगा आपका डॉक्टर S.R. रंगानाथन। ठीक है, इनका नाम आपको सबसे पहले दिमाग में आने वाला है। अगर मैं रंगानाथन के बारे में बात करूं तो डॉक्टर रंगानाथन की एक डिटेल वीडियो उनकी बायोग्राफी पर हमने पहले ही अपलोड की हुई है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो लाइब्रेरी साइंस की प्लेलिस्ट चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो बायोग्राफी पर रंगानाथन की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, गो एंड फर्स्ट उसी को आप पहले देखिए, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट, अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आप किसी को पढ़ना चाहें तो वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो दिया है डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने, जिससे कि आपकी एक आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट को लेकर कि किस तरीके से मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेन हम पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है आप उनकी वीडियोस जाकर ज़रूर देख लें। यहाँ हम उनके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे जो उनके द्वारा हमें दिए गए हैं, यानी लाइब्रेरी साइंस फील्ड को दिए गए हैं। ठीक है, किसको दिए गए हैं? लाइब्रेरी साइंस फील्ड को दिए गए हैं। स्मॉल प्रीकैप में अगर हम देखें तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक स्मॉल जो रीकैप कह लीजिए आप वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो S.R. रंगानाथन हैं उनको हम कैसे जानते हैं? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया का जो खिताब है वो भी उन्हीं को जाता है और इस नाम से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसको कहते हैं इंडिया में? हम डॉक्टर S.R. रंगानाथन। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ अ इन्वेंटर, मैथमेटिशियंस थे, एजुकेटर, फिलोसोफर थे एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए यूनिवर्सल लाइब्रेरियन थे। इसी के साथ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, जो क्या था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, क्या था? फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो दिया वो क्या था हमारा? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके साथ ही इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1928 में हुई, जबकि जो मीनाक्षी कॉलेज आपका है कहाँ? अन्नामलाई नगर में टीचर्स की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, जिसमें उन्होंने पहली बार 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि उनको क्या किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वो इन्वेंटर थे, मैथमेटिशियंस थे, एजुकेटर, फिलोसोफर भी थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इज़ अ यूनिवर्सल लाइब्रेरियन। काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइब्रेरी प्रोफेशन या फिर लाइब्रेरी फील्ड में। सबसे पहले जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात हुई थी वो 1928 में टीचर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कहाँ की गई थी? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में की गई थी। वहाँ उन्होंने सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया था, इसकी बात की थी। आई होप यहाँ तक ये सब क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक टेबल है। इस वीडियो की जो PDF है वो मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। अगर आप इसमें से चाहते हैं कि ये PDF आपके पास रहे और आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसमें से कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। दैट इज़ अ बुक जो कि जिसके ऑथर कौन थे? S.R. रंगानाथन। ठीक है, फॉरवर्ड बाय P.S. शिवा स्वामी अय्यर। ये एक चार्ट के तरीके से मैंने, जिसको आप फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, एक जो फैक्ट्स होते हैं वो हमारे किसी भी टॉपिक को लेकर फटाफट से हमारे माइंड में सेटअप हो जाते हैं। ठीक है, बात करें इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन किसने दिया था? W.C. बेविक सेयर्स। ठीक है,
तो इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा था। बुक के बारे में बता चुके हैं हम, ऑथर के बारे में बता चुके हैं, फॉरवर्डेड बाय शिवास्वामी अय्यर। इंट्रोडक्शन किसने दिया? बेविक ने दिया। पब्लिशर कौन था इसका? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है 1931। क्या है? फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1931। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन प्रिंट हुआ है वो एसएस पब्लिकेशन 1 जनवरी 2006 में इसका अभी जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो प्रिंट आया है वो आया है कब? 2006 में। तो ये टेबल आप एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो एज वी ऑल नो देयर आर 5 लॉज, और वो लॉज कौन कौन से हैं? 5 हमारे लॉज हैं। पहला जो है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हैज हर बुक, every book its reader, save the time of the reader, the library is a growing organism। ये आपके 5 जो हैं लॉज हैं। आप फर्स्ट लॉ के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज बुक्स आर फॉर यूज, इसमें आपको अगर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा कि ही ओज द फर्स्ट लॉ कहाँ, किससे? प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस, जो कि कौन थे? उनके मैथमेटिक्स टीचर थे। और जो अदर लॉज उन्होंने इनिशिएट किए हैं वो खुद उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सिंपल एंड स्टेट्स अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। जैसे कि आपको पता है कि मिडवेल या फिर एंशियंट जो हमारा पीरियड था उसमें बुक्स को यूज करने पर उतना फोकस नहीं था। ठीक है, तो जो बुक का यूज था वो लिमिटेड था। फोकस किया जाता था सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज और प्रिजर्वेशन पर, उनके यूज के बजाय। ठीक है, या बाय एम्फेसाइजिंग ऑन द यूज ऑफ बुक्स ही फोकस्ड अटेंशन on the access related issues such as location, building, library hours, book selection, library staff। ये सारी चीज़ें आपको implications में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, implications यानी कि 5 laws की जो implications है वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहीं से बात हम करें तो जो लोकेशन है दैट इज लाइक आप किसको किस तरीके से समझेंगे कि जो सराउंडिंग्स है, जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो वो वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइब्रेरी हम किस लिए जाते हैं? एक शांत वातावरण हो जहाँ बैठ के हम अपना डीप जो नॉलेज है, अपनी स्टडी है, उसको खूब अच्छे से कर सकें। एज इट इज़ जो बाकी की जो भी आपके पॉइंट्स हैं ये सब हम इम्प्लीकेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा एवरी रीडर हिज एंड हर बुक। तो अकॉर्डिंग टू रंगानाथन जब बात कर रहे थे हम, फर्स्ट लॉ रिप्लेस किया गया था, फर्स्ट लॉ का जो कंसेप्ट था उसको रिप्लेस किया था बुक्स आर फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसको क्योंकि प्रिजर्वेशन के लिए अभी मैंने बोला कि जो मिडवेल और एंशिएंट टाइम था उस पर प्रिजर्व करने का ज़्यादा वो था, ना कि उसके यूज पर। सो द सेकेंड लॉ वाइडन द कंसेप्ट दैट बुक्स फॉर the chosen few। ठीक है, if the approach of the first law is from books point of view, the approach of the second law is from user side। यानी कि जो फर्स्ट लॉ है वो आपका बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली है, लेकिन जो आपका सेकंड लॉ है वो आपका यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बोला है कि एवरी रीडर हिज एंड हर बुक, तो ये क्या है? आपका यूजर यानी रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। It emphasizes the availability of library services to every kind of reader, irrespective of age, sex या फिर vocation, the capacity of self-help and the ability to read। तो बेसिकली ये emphasize करता है कि जो लाइब्रेरी सर्विसेज हमें दे रहा है वो हर तरीके की सर्विसेज दे हमें न, उस पे फिर कोई भी मतलब ऐसे भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें हमारे एज, सेक्स या वोकेशन ने कोई भी तरीके का मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंगली उसका सामना किसी को ना करना पड़े। इन सब से परे होके वो एम्फसाइज करता है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी सर्विसेज पर वो फोकस करता है। तो सेकंड लॉ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका फर्स्ट लॉ था वो रिप्लेस किया गया था बुक्स आर फॉर प्रिजर्वेशन के थ्रू। उसके साथ जो सेकंड लॉ है किस कंसेप्ट को वाइडन करता है? बुक्स फॉर द चूजन फ्यू। अप्रोच जो है वो फर्स्ट लॉ की क्या है? बुक्स के अकॉर्डिंगली, एंड द सेकंड की जो क्या है? यूजर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो एम्फोसाइज किस पे करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू एवरी काइंड ऑफ रीडर इररेस्पेक्टिव टू एज, सेक्स, यानी कि बिना भी किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, वो हर किसी को लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, इस चीज़ पे वो फोकस करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ इज एवरी बुक्स इट्स रीडर, ठीक है, यानी कि हर बुक का कोई ना कोई रीडर जरूर होता है। द थर्ड लॉ स्ट्रेसेस द मैक्सिमम यूज ऑफ बुक्स बाय द रीडर्स, यानी कि जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं उनके मैक्सिमम जितना हम यूज कर सकते हैं उनके रीडर्स के द्वारा उतना हम करवा सकें। इट अर्जेस दैट एन एप्रोप्रिएट रीडर शुड बी फाउंड फॉर एवरी बुक, यानी कि हर बुक का, हर एक बुक का एक एप्रोप्रिएट रीडर ढूंढा जाता है या फिर होता है, या इस बात पे ये फोकस करता है कि हर किताब का एक ना एक रीडर ज़रूर है, उपयोगकर्ता कोई ना कोई ज़रूर है। तो ये इस बात पे क्या करता है, फोकस करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ टू ब्रिंग द रीडर्स इन कॉन्टैक्ट विद बुक्स। तो हमें रीडर्स को कहाँ तक लेकर आना है, बुक्स के कॉन्टैक्ट्स में। एक्चुअली में ये फोकस कर रहा है कि जो हमारे पास बुक्स हैं उस बुक का मैक्सिमम यूज़र्स कितना हो सकता है या फिर उस बुक का मैक्सिमम यूज़ कितना हो सकता है, हमें वहाँ तक उसको एक्सप्लोर करना है। द लॉ एडवोकेट्स एन ओपन एक्सेस सिस्टम, क्लासिफाइड शेल्फ अरेंजमेंट, ये सारा पूरा आपका इम्प्लीकेशंस वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है। जो आप 5 लॉज की इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें यही सब आएगा, इसको वहां पर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ मैंने इसको एक हाईलाइट करके आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ लॉ, और वो क्या है, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। अगर आपने देखा हो कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम बुक्स को ढूंढ रहे हैं, और बुक्स ढूंढने में कई बार हमें कोई ऐसी बुक होती है कि जो हम जिस जगह पे उसका राइट प्लेस है वहाँ जाके उसको ढूंढ रहे हैं बट वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ये इसी बारे में फोकस कर रहा है कि जो भी यूज़र लाइब्रेरी जा रहा है बुक इशू कराने, बुक को यूज़ करने, या फिर उसका जो भी उससे रिलेटेड काम है उसको करने के लिए जा रहा है वो, तो एटलीस्ट उसके हम टाइम को किस तरीके से बचा सकते हैं। कम से कम टाइम में हम यूज़र का जो काम है या फिर उसको जो बुक से जो भी अपना वर्क कंप्लीट करना है वो कम से कम टाइम में बुक को कैसे सर्च कर सके, इस पर ये फोकस करता है। दिस लॉ रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो टाइम लैग बिटवीन दी डिमांड सर्विस फ्रॉम द यूज़र एंड डॉक्यूमेंट सप्लाइड, मतलब उसकी डिमांड करने में और जो उसको सप्लाई करना है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप ना हो, यानी कि उसको जल्दी से वो जो भी बुक या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो इजीली कम टाइम में उस तक पहुंच सके। दिस लॉ मेक्स इट्स अप्रोच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूज़र, ऑब्वियसली क्योंकि हम यूज़र के अकॉर्डिंग ही तो बोल रहे हैं। इसमें दिखा हुआ भी है हमें दैट सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि रीडर के अकॉर्डिंगली ही तो हम चल रहे हैं। रीडर का टाइम बचाना, रीडर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूज़र, उसका टाइम बचे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ है। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेंटर्स ऑन द यूज़र फ्रॉम द मोमेंट्स he or she enters the library to the movements and she and he leave it. The object of this law is to save the time of the reader to provide better services. It is required that latest technologies in library operations to be adopted and user must be trained to use them independently. डेफिनेटली ये जो लॉ है हमारा हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ने की भी एक तरीके से अप्रोच करता है, जैसे हमें बेटर सर्विसेज मिले लाइब्रेरी में जाने पे। ऐसे कुछ लाइब्रेरी ऑपरेशंस को लेकर आना जो थ्रू दी टेक्नोलॉजी, या ऐसे लाइब्रेरी ऑपरेशंस को अडॉप्ट करना जो यूज़र के टाइम को बचा सके और एज वेल एज वो यूज़र को और लाइब्रेरी जो स्टाफ है उसको भी यूज़ करना आता हो, सो दैट यूज़र को भी वो इंडिपेंडेंटली भी अपना काम खुद कर सके। एंड इफ़ इन एनी केस वो नहीं कर पा रहा है तो लाइब्रेरी स्टाफ उसको कम से कम टाइम में उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो फाइंड आउट करके दे। तो बेसिकली सेव द टाइम ऑफ द रीडर इस लॉ पर फोकस है कि रीडर का जो टाइम है वो कम से कम खराब हो, जितना उसका टाइम नॉर्मली लगता है उससे कम टाइम में उसको वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। फिफ्थ लॉ पर चलते हैं। फिफ्थ लॉ की बात कर रहे हैं तो ये आता है आपका ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं फोकस हमारा जाएगा तो फिफ्थ लॉ में यही है कि जो लाइब्रेरी है दैट इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जो रंगनाथन थे उन्होंने क्या बोला था, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ
टू काइंड्स, पहली ग्रोथ एज अ बॉडी ऑफ द चाइल्ड एंड दैट सेकंड वन इज ग्रोथ एज द बॉडी ऑफ एन अडल्ट, एक बच्चे की तरीके से और एक अडल्ट की तरीके से, चाइल्ड एंड अडल्ट. ही कंपेयर्ड द ग्रोथ ऑफ अ स्टोरेज और रिपोजिटरी लाइब्रेरी एंड सर्विस लाइब्रेरी to that of child and adult respectively. चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है वो कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवरऑल इंक्रीज इन साइज एंड वेट. सिमिलरली द बिल्डिंग्स ऑफ अ repository library should be capable of growth to incorporate additional मटेरियल. ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका ग्रोथ की बात चल रही है, चाइल्ड ग्रोथ, वो क्या होती है, ओवरऑल इंक्रीज होती है साइज एंड वेट में. उसी तरीके से ये बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं. एंड और जो एडिशनल मटेरियल है उसके बारे में उस मतलब इससे इसको आपको लिंक करना है. सिंस लाइब्रेरी इज ट्रिनिटी ऑफ बुक्स, रीडर्स एंड स्टाफ, इनको ध्यान रखना है तीनों को. ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ बुक्स, रीडर्स एंड स्टाफ. It is bound to grow all three aspects. Therefore, library authorities should plan the library buildings in such a way so as to make it easy to keep pace with the necessary. 5 laws की implications के बारे में हम बात करें तो ये एक पूरा टॉपिक है. पहली बात तो ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये, आपका पार्ट 1 में का ये टॉपिक है. अब इनकी implications हम देख रहे हैं. First is library location, library yards, furniture, book selection and library staff. अब देखिए, इनको मैं चाहती तो आपको यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन भी कर सकती थी, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं. तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप मतलब इनको, अगर ये मैचिंग की फॉर्म में आता है तो भी आप इनको कर सकते हो. इधर आपको इम्प्लीकेशंस दिए हैं, इधर उसका आपको यूज़ वगैरह दिया है. ठीक है, कि मतलब इधर आपको लॉ दे दिया और इधर आपको इम्प्लीकेशंस दे दिया, तो किस लॉ की कौन सी इम्प्लीकेशंस थी आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. दूसरा, सिर्फ एक आपको ये इम्प्लीकेशन देने के बाद आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूछा जाएगा कि ये आपको कौन से लॉ से मिली है. तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे. खैर, अभी हम फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं. फर्स्ट लॉ की जो इम्प्लीकेशंस है, ठीक है. फर्स्ट इज आपका लाइब्रेरी लोकेशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सराउंडिंग्स हैं हमारी, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस. अगर लाइब्रेरी आर्ट्स की बात करें तो टाइमिंग डिपेंड अपॉन दी कम्युनिटी, कि आप किस कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, किस कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा लाइब्रेरी आर्ट्स होगा. नेक्स्ट बात करें फर्नीचर की, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए एंड ईजी टू यूज़ होना चाहिए. रीडिंग फैसिलिटीज़ सही से हों, लाइक प्रॉपर लाइट्स हो, फैंस हो, साउंड प्रूफ फ्लोर्स हो. ये इस तरह से आपका लाइब्रेरी फर्नीचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. बुक सिलेक्शन की बात करें तो जैसे बुक शुड बी केप्ट इन अ क्लीन एंड इन अ गुड कंडीशन, समझ रहे हैं. ऑल्सो कंसिडर द फिजिकल एंड अपीयरेंस ऑफ द बुक्स एंड ईज टू हैंडलिंग, यानी कि आपको बहुत ही आसानी से जो बुक्स हैं वो जहाँ रखी हुई हैं, पहली बात तो वो एक बढ़िया कंडीशन में हो, एक क्लीन प्लेस हो. उसके बाद जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो भी क्या हो, बेटर हो बुक्स की. ठीक है, और इजी टू हैंडलिंग हो. दिस इज ऑल कम्स इन बुक सिलेक्शन. लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में बात करें तो यूजर्स की जो नीड है उनको जानना है हमें. ठीक है, नीड क्या क्या है उनकी, और उनको लाइब्रेरी रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, हाउ कैसे करना है उनका यूज़, ये सभी लाइब्रेरी स्टाफ के अंडर आ जाता है. क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर नंबर ऑफ स्टाफ उनके पास हो, या फिर प्रॉपर उनकी क्वालिफिकेशन हो. इस तरीके से हमारा जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो एक्सप्लेन करता है लाइब्रेरी इम्प्लीकेशंस के अंडर. फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें लोकेशन थी, आर्स थे, फर्नीचर, बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी स्टाफ, एंड दिस इज ऑल comes in first law of implications. सेकंड के बारे में अब हम आ जाते हैं. सेकंड के बारे में बात करते हैं. जस्ट इरेज इट. हाँ जी, सेकंड की बात कर रहे हैं अब हम. सेकंड लॉ की जो implications हैं वो है हमारी, देखो एक बार पढ़ लेते हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी रीडर्स, यूजर्स, सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. सर्विसेज फॉर स्लम एरियाज, सिलेक्शन ऑफ बुक्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रीड,
ये हमारे सेकेंड लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट रिकमेंड्स मेकिंग अ प्रोविजन फॉर यूनियन, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, इसके अलावा नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ और फाइनेंस, ठीक है, ये रिकमेंड करता है ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं, लाइब्रेरी अथॉरिटी में मैंने दो बोला, चॉइस ऑफ बुक्स एंड चॉइस ऑफ स्टाफ। चॉइस ऑफ बुक्स आपकी हेल्प करेगा टू बिल्ड द कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, ठीक है, रीडर के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कलेक्शन बनाने में चॉइस ऑफ बुक्स हेल्प करता है। और चॉइस ऑफ स्टाफ में क्या आएगा आपका, ये रिक्रूट करता है वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरी स्टाफ एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है, एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग। तो ये हमारा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। इसको इरेज करते हैं एक बार, क्योंकि अभी आगे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ जी, चलिए, ये हमने ये किया, ये भी किया, ठीक है। लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में जो अभी हम बात कर रहे थे वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। रीडर्स और बुक्स की बात की थी हमने, बुक्स के बारे में बताया था कि हमें क्या करना है। चॉइस ऑफ बुक्स क्या करता है, हेल्प्स टू बिल्ड द कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। स्टाफ में बोला था कि जो रिक्रूट करते हैं, क्या करते हैं, वो क्वालिफाइड होना चाहिए जो लाइब्रेरी स्टाफ है एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें अगर लाइब्रेरी स्टाफ का, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि उनको उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म करनी है। लाइब्रेरी स्टाफ हैज़ टू अडॉप्ट सर्टेन एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टू रियलाइज द वर्ड, यानी कि हिज। तो बेसिकली आपको लाइब्रेरी स्टाफ के अकॉर्डिंगली क्या क्या देखने को मिल गया, किस तरीके से उनको अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, ये सब। प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल इज़ नॉट द ओनली ड्यूटी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। ये आप ध्यान रख लीजिए कि सिर्फ यूज़र को लाइब्रेरी मटेरियल प्रोवाइड करा देना ये सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, उनको इंश्योर करना पड़ेगा, यानी कि लाइब्रेरी के बाहर जाने से पहले उनको उनके इंटरेस्ट का जो मटेरियल है वो मिल जाए, ये उनको इंश्योर होना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करें, ऑब्लिगेशंस ऑफ द रीडर, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रीडर आप कह लीजिए। ये ड्यूटी होती है रीडर की, जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइब्रेरी के, इन ऑर्डर टू यूज एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आप लाइब्रेरी में घुस रहे हैं तो आपको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने हैं, सिर्फ लाइब्रेरी स्टाफ ही आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएगा। You have to follow the rules and regulations of the library in order to use and utilize the resources। एक effective manner में आपको किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी आपके लिए, आपको तभी वो एक फैसिलिटी मिल सकती है जब आप खुद उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। जैसे कि हमें शांत रहना होता है, हमने जो बुक जिस सेक्शन से निकाली है उसी सेक्शन में हमको उसको रखना है, ना कि निकाल के उसको वहीं पे छोड़ दिया। हमने बुक ली, हमने पढ़ा, वापस उसको उसी की प्लेस पे रखना है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। सर्विसेज ऑफ स्लम एरियाज, सिलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रीड, ये तो आपको पता ही है। सो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया है। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ओपन एक्सेस, शेल्फ अरेंजमेंट, डिस्प्ले ऑफ बुक्स, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग एंड पब्लिसिटी। थर्ड लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं ये सारी आपकी। इसमें अगर ओपन एक्सेस के बारे में बात करें तो दैट रीडर इज अलाउड टू सेलेक्ट द बुक या फिर आइटम ऑन द शेल्व्स ऑन इज एंड हर ओन वे। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है यूज़ ऑफ बुक्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो सेकंड जो है हमारा शेल्फ अरेंजमेंट, इसमें ये एम्फसाइज करता है नीड टू अरेंज द बुक्स ऑन शेल्व्स इन क्लासिफाइड सीक्वेंस। बेसिकली आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा। डिस्प्ले ऑफ बुक्स में आपका क्या होना चाहिए कि आपको ना जो बुक्स हैं, जो नई बुक्स हैं ऐड की गई हैं लाइब्रेरी के अंदर, दैट शुड बी डिस्प्लेड एज इट एनहांस द चांस ऑफ एवरी बुक टू फाइंड इट्स रीडर। यानी कि इस तरीके से उनको प्ले करना चाहिए कि वो जो नई बुक्स हैं जो रीडर तक आसानी से मतलब उनकी रीच में आ सके। पब्लिसिटी का आपको पता चल ही गया है, जैसे कि
एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, लाइब्रेरी बुलेटिन्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, प्रिंटेड कैटलॉग्स हो गए, सब्जेक्ट लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ लेटेस्ट एडिशंस हो गए, ये सब एक पावरफुल टेक्निक है अट्रैक्ट करने की या अटेंशन पाने की रीडर का, किसी भी बुक को ढूंढने के लिए उस रीडर के लिए। तो इस तरीके से मतलब ऐसे आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है लाइब्रेरी के अंदर। जैसे कि आपका एक जैसे नोटिस बोर्ड नहीं होता है उस वैसे वैसे ही आप भी लाइब्रेरी के वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड रख सकते हैं, जो भी उसके नोटिसेज हैं, सब चीज़ें, बुलेटिन, मैगजीन्स, एनुअल रिपोर्ट्स, जो भी कुछ है, मतलब आपके लाइब्रेरी के अंदर इस तरीके की चीज़ें जिससे कि आप यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका अटेंशन पा सकते हैं, वो सब आपका यहाँ आ जाएगा। फोर्थ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ लॉ में आपका आएगा आई एम सॉरी, इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, फोर्थ लॉ में आपका आ रहा है सर्कुलेशन मेथड या फिर इशू मेथड, रेफरेंस सर्विसेज, सेंट्रलाइज्ड प्रीनेटल कैटलॉग, स्टैक रूम गाइड, क्लासिफाइड अरेंजमेंट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ओपन एक्सेस एंड ओपन लाइब्रेरी लोकेशन। देखो अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत शॉर्ट में ख़त्म होते जा रहा है, ये बहुत डिटेलिंग में है, लेकिन जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस की वीडियो मैं डालूंगी, ठीक है? तो वहाँ से ना आप बहुत आसानी से फिर जो ये मैंने इस वीडियो में कराया है आप उसको वहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इस टॉपिक को पहले ख़त्म कर लेते हैं। आई एम सॉरी, फोर्थ लॉ, ठीक है? फोर्थ लॉ में मैंने बताया था आपको क्या था फोर्थ लॉ हमारा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है? अब इसमें जो हमारा ये आया है क्लासीफाई और इशू मेथड, क्लासिफाइड अरेंजमेंट भी इसमें है। जैसे तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन दिस स्टैक रूम सेव्स द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है? ताकि उसको रीडर को ईजी रहे यूज़ करने में या उसको बुक्स ढूंढने में ईजी रहे। सेम सब्जेक्ट एक ही जगह पे अरेंज किए गए हों ताकि वो आराम से एक सब्जेक्ट की बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हों। बुक्स ईजीली मतलब शेल्फ में रखी हों, एक रेस्पेक्टिव मैनर में रखी हों, ये सब आपका क्लासिफाइड अरेंजमेंट में आ जाता है। ओपन एक्सेस हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ओपन एक्सेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। रेफरेंस सर्विसेज के बारे में बता चुकी हूँ कि रेफरेंस सर्विसेज तो आपको देखो पता है कि ये क्या सपोर्ट करता है लाइब्रेरी स्टाफ को, दैट दे शुड प्रोवाइड ए एडिक्वेट पर्सनल हेल्प टू देयर रीडर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक मिली है और आप उसकी रेफरेंस बुक चाहते हो, उसकी रेफरेंस क्या हो सकती है, ठीक है? वो फाइंड आउट कराना। नेक्स्ट अगर इशू मेथड में, वो तो आपको पता ही कि मतलब इसमें क्या क्या होता है। देखो जब हम लाइब्रेरी गए हैं तो क्या होता है, बुक फाइंड आउट करते हैं, कितनी सारी बुक मुझे मतलब लेनी है और उनकी गिवन डेट क्या है, मुझे उसका मतलब लेंथ टाइमिंग क्या है, उसको गिवन डेट क्या है, कितनी बुक्स अभी ड्यू है मेरी और कितनी मुझे लौटानी है या मैं कितने में लेके जा रही हूँ, ये सारा आपका इशू और सर्कुलेशन मेथड के अंदर आ जाता है। फिफ्थ लॉ में काफ़ी कुछ है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि फिफ्थ लॉ हमारा क्या होता है कि लाइब्रेरी क्या है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या क्या आने वाला है, ग्रोथ इन साइज, लाइब्रेरी बिल्डिंग, ग्रोथ ऑफ रीडर, ग्रोथ ऑफ स्टाफ, डिजिटाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सीडी रोम, नेटवर्किंग, चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूज ऑफ पेंसिल फॉर कॉल नंबर। ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस पूरे चैप्टर की या पीडीएफ की कह लीजिए। अब ग्रोथ इन साइज में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, उसकी मतलब जो साइज वेट होता है स्टेडली होता है ना। सिमिलरली एक नई जो हम लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं या उसको शुरू कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रो स्टेडली इन साइज इन टर्म्स ऑफ द रीडिंग मटेरियल। ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड साइज जो है रीडिंग मटेरियल का, वो किस किस चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, स्टैक एरिया जो कि लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर आता है, ठीक है, सर्कुलेशन एरिया, इसके अलावा जो आपका रीडिंग रूम एरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली हो गया। ग्रोथ ऑफ रीडर, द साइज ऑफ द रीडिंग रूम इसी के अंदर आएगा। इशू मेथड इसी के अंदर आएगा। सर्टेन सेफगार्ड्स जैसे कि इन केस ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम वो भी इसी के अंदर आएगा। तो जो रीडर्स हैं वो किस किस को अफेक्ट करने वाले थे वो मैंने बताया कि साइज हो गया आपका किसका, रीडिंग रूम का। इशू मेथड हो गया वो इसके अंदर आएगा। सर्टेन सेफगार्ड्स हो गए वो भी इसी के अंदर आएंगे। ग्रोथ ऑफ स्टाफ के बारे में बात करें तो सिमिलरली काम करेगा ये भी आपका। सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि जो आप ऑलरेडी ना जब आप
डिटेलिंग में लॉ को पढ़ रहे होंगे तो वो वहीं से क्लियर हो गया है। नेटवर्किंग है, मतलब इस तरीके से हो कि उसकी रीच बढ़े, ठीक है। CD रोम नेटवर्किंग, डिजिटाइजेशन होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो भी लाइब्रेरी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ेगा, उसकी रीच बढ़ेगी, लोग इजीली उस तक पहुंच जाएंगे, मतलब उनको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एक्सेस होता है इस तरीके से, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट इज़ वही आ गया आपका जो रंगानाथन के अकॉर्डिंग था। यूज़ ऑफ पेंसिल फॉर कॉल नंबर, तो ये सारा आपका 5th लॉ की इम्प्लीकेशंस हो गई हैं। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हों, और अगर मतलब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अगर ये इसमें पूरा भी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो लाइब्रेरी वाला इग्नू का मटेरियल होता है ना, उसमें से, क्योंकि वो काफ़ी मतलब मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा डिटेलिंग में दिया है, लेकिन वहाँ से ना सबसे बेस्ट आपके लिए पढ़ना, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है, इजीली जब आप पढ़ते जाओगे तो समझ आती चली जाएगी, ठीक है। वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन के थ्रू था। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने जो अभी तक इस चैनल पर लाइब्रेरी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मैंने करवा रखे हैं, वो भी देख सकते हैं, कॉमन पेपर के भी करवाए हुए हैं, वो भी दे सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।